हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और आज हम लोग यहां पर अफगानिस्तान के वर्तमान स्थिति के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि तालिबान ने वहां की सरकार को हटाकर खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया है, वहां की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि रही है, अफगानिस्तान का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, भारत पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग बहुत डिटेल में यहां पर देखने वाले हैं। एक एक बिंदु को देखेंगे, एक एक बिंदु को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। औरों को भी शेयर कर दीजिए जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति किस हद तक बिगड़ चुकी है। तालिबान के लड़ाके सरेआम सड़कों पर इतने खतरनाक वेपन्स के साथ आपको दिख रहे हैं। लोग वहां से किसी भी कीमत पर निकल जाना चाहते हैं। लोग वहां पर हवाई जहाज के छतों पर चढ़कर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। आखिर इन सभी के पीछे क्या कारण रहा है, तालिबान क्या चाहता है वहां पर, इन सभी को जाने उससे पहले अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग को जान लेनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान भू आबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा मुख्यतः ईरान, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ साझा होती है। भारत के साथ इसकी सीमा पीओके में साझा होती है, जो फिलहाल पाकिस्तान के अधीन आता है। और इसके भू सामरिक महत्व की बात करें, अफगानिस्तान के भू सामरिक महत्व की बात करें, तो वो सेंट्रल एशिया हो या साउथ एशिया हो या पश्चिमी एशिया हो, इन सभी जगहों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से आप देखते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो चाइना हो, इन सभी का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। भारत ने अपनी बहुत सारी योजनाओं पर अफगानिस्तान में काम किया है। अफगानिस्तान का संसद भवन भारत ने ही बनाया, वहाँ पर बहुत सारे अस्पताल, स्कूल्स, सब कुछ वहाँ पर भारत ने बनाया है। वहाँ पर रेलवे लाइंस भारत बिछा रहा है, वहाँ पर सड़कें भारत बना रहा है, तो बहुत कुछ वहाँ पर कर रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे भारत की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर की गई हैं, भारत ने कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया है और भारत के साथ कैसा संबंध है अफगानिस्तान का। और चाइना की तरफ से आप देखते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अफगानिस्तान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकें। तो ये बातें हो गई कुछ इस तरह की। और अगर हम अफगानिस्तान के सामाजिक संरचना की बात करें तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान सुन्नी बाहुल्य देश है। यहाँ पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, निर्जातीयता के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे अधिक जो एथनिसिटी के लोग हैं, निर्जातीयता के लोग हैं, वो हैं पश्तून। 42% इनकी आबादी है यहाँ पर। उसके बाद ताजिक, यहाँ पर 27% आबादी के लोग रहते हैं। उज्बेक 9% और हजारा यहाँ पर 9% रहते हैं। बलूचों की संख्या अगर हम बात करें तो ये 2% हैं। बलूच आपको पाकिस्तान में भी दिखते हैं, अफगानिस्तान में भी बलूच हैं और पाकिस्तान में भी बलूच हैं। और इनकी जो साझा मांग है वो है कि इनके लिए एक अलग देश जो है बनाया जाए, वो बलूचिस्तान के नाम से। तो ये एक अलग मुद्दा है, बलूचों की क्या मांग है वो अलग मुद्दा है। पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहा है ये अलग किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर कभी। फिलहाल हम लोग यहाँ अफगानिस्तान पर ही केंद्रित रहते हैं। तो ये बलूच जो है पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये आप जान लिया यहाँ तक। अब हम बात करें अगर अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था की, तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान प्राकृतिक रूप से काफ़ी संपन्न है। यहाँ पर खनिज हो या फिर और भी जो प्राकृतिक संसाधन हो, उनकी प्रचुर उपलब्धता आपको देखने को मिलती है। फिर भी यहाँ पर बहुत अल्प मात्रा में उसका उपयोग हो पाता है, उसका दोहन ना के बराबर लगभग आप देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से आश्रित लोग हैं, जो यहाँ पर मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है और कृषि है। यहाँ पर मेवे की खेती बहुत अधिक होती है, यहाँ पर ड्रग्स की खेती आप देखते हैं कि यहाँ पर
अफीम और हीरोइन जैसे नशीले पदार्थों का जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और उसका विदेशों में निर्यात काफ़ी अधिक होता है। अगर एक आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 416 मिलियन डॉलर आप यहाँ पर ड्रग्स से इनका इनकम होता है प्रतिवर्ष लगभग। और यहीं पर अगर हम खनन की बात करें तो आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि लगभग कितना अधिक इनका जो है इनकम ड्रग्स से होता है। खनन की बात करें तो पूरे अफगानिस्तान में पिछले वर्ष का एक आंकड़ा है कि 464 मिलियन डॉलर इन्होंने खनन से इनकम लिया है। तो लगभग आप देखेंगे कि यहां पर ड्रग्स से जो इनका इनकम है और खनन से जो इनका इनकम है दोनों लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान जो है प्राकृतिक रूप से जो भी इनके पास संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, इनसे बहुत अधिक अर्थव्यवस्था को अपने बूम कर सकता था, बहुत अधिक जो है इनकम कर सकता था, फिर भी ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर पहली बात तो अवसंरचनात्मक कमी की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर करें हम तो औद्योगिक विकास यहाँ पर लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर निर्यात से जो इनका इनकम है वो सिर्फ 240 मिलियन डॉलर का है। तो ये कुछ हो गई इनके अर्थव्यवस्था की बात। मोटा मोटा हमने समझ लिया है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरह की है। अब हम लोग को जान लेना चाहिए अफगानिस्तान के इतिहास के विषय में। हम लोग शुरू करेंगे जब अफगानिस्तान में राजतंत्र था वहां से और वर्तमान की जो स्थिति है वहां तक पूरा कवर करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं कि अफगानिस्तान में राजतंत्र से लेकर वर्तमान में तालिबान के शासन तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो हम अपने बातचीत की शुरुआत 1933 से करेंगे। 1933 में अफगानिस्तान में राजा जाहिर शाह गद्दी पर बैठता है। यह दौर था जब वहां पर राजतंत्र था। लोकतंत्र अफगानिस्तान में काफ़ी बाद में आया। 1973 में जब जाहिर शाह के ही एक संबंधी ने तख्ता पलट कर दिया था, वो बात की बातें हैं, हम उसको भी अभी देख लेंगे। तो 1933 में जाहिर शाह के गद्दी पर बैठने के बाद वहाँ की राजनीति थोड़ी सी स्थिर हुई। वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल जो था वो थोड़ा सा कम हुआ। वहाँ पर सर्वाधिक शांतिपूर्ण काल जो था वो यही 40 साल था, 1933 से 1973 तक का जाहिर शाह का। उसके बाद से काफ़ी उथल पुथल वहाँ देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो बड़ी शक्तियां उभर कर आईं, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसए आप देखते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है और यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा। दोनों ही देश चाहते हैं, दोनों ही शक्तियां चाहती हैं कि बाकी जो बचे हुए देश हैं वो इनका नेतृत्व स्वीकार करें। यही ये लोग भारत के साथ भी करते हैं। तो नेहरू की जो नेतृत्व वाली सरकार भारत में थी उसने ऐसा नहीं किया। नेहरू की सरकार ने मध्यम मार्ग को चुना और ना ही यूएसए की तरफ झुकाव अपना दिखाया, ना ही यूएसएसआर की तरफ। तीसरी दुनिया का देश इसीलिए भारत को कहा जाता है। तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने का भारत ने फिर अपनी नई विचारधारा रखी, वो अलग बात है, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों देशों ने, इन दोनों शक्तियों ने अफगानिस्तान में भी कुछ इसी तरह का कार्य किया। ये दोनों अफगानिस्तान को अपने पाले में लाना चाहते थे और राजा जाहिर शाह का जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ अधिक था। यहीं आप देखेंगे कि जाहिर शाह के झुकाव के कारण यूएसएसआर का काफ़ी हस्तक्षेप वहाँ की सरकार में देखने को मिला बाद में भी, और कई बार यूएसएसआर के सहयोग से वहाँ पर सरकारें भी बनी, वो अभी हम लोग देखेंगे उन सबको। तो यूएसएसआर का यहाँ पर काफ़ी हस्तक्षेप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, 1973 में जाहिर शाह के ही एक संबंधी दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद भी वहाँ पर कुछ स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पर दो गुट जो पूंजीवादी और साम्यवादी जो गुट हैं, इन दोनों में आपस में तकरार जो है काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। चूंकि अफगानिस्तान में अभी लेफ्ट लीनिंग की सरकार है, साम्यवादी विचारधारा की सरकार है, जिसका विरोध आप देखेंगे यहाँ पर पूंजीवादी गुटों ने भरपूर किया। अब यहाँ पर क्या होता है,
1978 आते आते अफगानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपीए की सरकार बनती है, लेकिन सत्ता फिर भी स्थिर नहीं रहती है। यहां पर अस्थिरता काफी बनी रहती है, जिसके कारण यूएसएसआर को, सोवियत संघ को वहां पर अपनी फौज भेजनी पड़ती है, जिससे पीडीपीए की मदद की जा सके। वहां पर जो भी विद्रोह कर रहे हैं, जो भी अस्थिरता वहां पर पैदा कर रहे हैं, उनका मुकाबला किया जा सके। तो सोवियत संघ ने अपनी सेना वहां पर भेज दी। इसके विरोध में आप देखते हैं कि यूएसए ने जो मुजाहिदीन है, विद्रोही गुट जो है, उनको आर्थिक सहायता भी देना शुरू कर दिया और सैन्य सहायता भी देना शुरू कर दिया। तो ये लोग अब मजबूत होने लगे। अब यहीं से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं तालिबान का उदय भी होना शुरू होगा। यहीं से एक बीज वपन कह सकते हैं तालिबान का शुरू हो गया। यहीं से तालिबान का बीज बोया गया। अब देखिए होता क्या है फिर उसके आगे। 1979 में यहां पर सोवियत संघ ने जब अपनी सेना भेजी, तो इसके ठीक 6 साल के बाद 1985 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में राष्ट्रपति दूसरे बने। मिखाइल गोर्बाचोव यहां पर सत्ता में आए और उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। अब ये बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं दिखाते थे अफगानिस्तान के तरफ, इनका कोई बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं था। इन्होंने सोचा कि अब अफगानिस्तान में जो भी सेना है उन सभी को वापस बुला लेना चाहिए। कई राजनीतिक कारण रहे हैं इनका इसके पीछे, ठीक है ना, हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। तो यहां पर जो भी परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है और जो भी सामान्य जानकारी के लिए जरूरी है, हम उसी को देखेंगे, ठीक है। तो 1985 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद ये फैसला लिया कि अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला लिया जाए। 1988 में वहां से सेनाएं अफगानिस्तान से बुला ली वापस सोवियत संघ ने। अब देखिए यहां से सेना के जाते ही जो भी गुट रहे थे इनके विरोध में, उन सभी गुटों का प्रभाव बढ़ने लगा। अब 1989 से आप देखेंगे कि 1996 तक का जो दौर है, काफी संघर्षपूर्ण दौर है अफगानिस्तान में। अब यहां पर पश्तूनों और ताजिकों में संघर्ष शुरू हो जाता है। काफी ज्यादा यहां पर संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। अब इन सबको हम धीरे धीरे समझ लेते हैं एक एक करके। अब 1992 में मुजाहिदीनों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने सत्ता को चुनौती दे दी और नजीबुल्लाह की जो सरकार थी, जो लेफ्ट लीनिंग सरकार थी, जो यूएसएसआर समर्थित सरकार थी, नजीबुल्लाह की सरकार, इसको वहां से हटा दिया। फिर आप देखते हैं नजीबुल्लाह की बहुत ही निर्मम हत्या इन्होंने मुजाहिदीनों ने करी, वो भी हम लोग देखेंगे उसको आगे, ठीक है। तो मुजाहिदीनों ने 1992 में सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। अब यहीं से होता है तालिबान का उदय। 1992 के बाद से तालिबान का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है और 1996 में आप देखते हैं कि पहली बार तालिबान की सरकार वहां पर बन भी जाती है। 1992 में मुजाहिदीनों ने कब्जा कर लिया, तालिबान बना और तालिबान 1996 में अब वहां पर कब्जा करेगा, ठीक है। तो नजीबुल्लाह की सरकार हटी 92 में और नजीबुल्लाह फिर कहीं पर नजरबंद हो गए। इन्होंने अपने आप को कहीं छुपा लिया डर के मारे। उसके बाद से 1996 में तालिबानियों ने इनको पकड़ा और बीच चौराहे पर इनको बिजली के खंभे में लटका दिया, जहां पर इनके भाई को भी लटकाया था। वो चीज हम लोग अभी देख लेते हैं। अब देखिए नजीबुल्लाह की जो सरकार थी ना, ये 1987 में पीडीपीए की सरकार थी। 1987 में नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया था। यूएसएसआर की मदद से राष्ट्रपति बने थे, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। तो नजीबुल्लाह, अब देखिए यहां क्या होता है। दो घटनाएं यहां पर घटती हैं। पहली घटना तो यही थी कि 1988 में यूएसएसआर ने अपनी सैन्य वापसी कर ली, अपनी सेना को वापस बुला लिया। अब इसके कुछ ही वर्षों के बाद आप देखते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन। तो
तो दो बड़ी घटनाएं यहां पर घटती हैं। 1988 में सैन्य वापसी हो जाती है, सैन्य जो शक्तियां थी अफगानिस्तान में उनको वापस बुला लेता है यूएसएसआर, और 1991 में वहां पर यूएसएसआर विघटित हो जाता है, बाकी देशों में टूट जाता है। तो यूएसएसआर अब पूरी तरीके से अपना जो भी सहयोग था अफगानिस्तान में उसको बंद कर देता है। अब नजीबुल्लाह की सरकार किसी तरह से 92 तक यहां पर चल पाती है। 1992 में यहां पर मैंने आपको बताया कि मुजाहिदीनों की सरकार ने जो है सत्ता अपने हाथ में ले लिया। अब क्या होता है, ये सत्ता से हटने के बाद ये कहीं पर जाकर छिप जाते हैं, और यही दौर था जब तालिबानी जो है काफी तेजी से बढ़ रहे थे। नजीबुल्लाह ने काफी अच्छे कार्य भी वहां पर किए थे। इन्होंने वहां का संविधान भी फिर से लिखवाया था, इन्होंने देश का नाम भी बदल दिया था। इन्होंने रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम रख दिया था अपने देश का, और इन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी काम किया था। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को लेकर काफी जो है अच्छा कार्य किया था। फिर भी जनता में इनका कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं बन पाई थी। तो नजीबुल्लाह की सरकार इतना ज्यादा जनता के साथ घुल मिल नहीं पाई थी, जनता में काफी विरोध था नजीबुल्लाह की सरकार को लेकर। अब देखिए क्या होता है, नजीबुल्लाह की सरकार का जब विरोध वहां की जनता कर रही है, इसी का फायदा उठाया तालिबानियों ने, और तालिबान ने 1996 में 1996 में तालिबान ने वहां की सत्ता हथिया ली। अब देखिए क्या होता है, यहां पर नजीबुल्लाह को लोग पकड़ लेते हैं और इनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, बहुत दर्दनाक मौत इनको दी जाती है। इनके सर में गोली मारते हैं और फिर इनको गाड़ी में बांध कर बहुत दूर तक खींचते हुए ले जाते हैं, और इन्हें और इनके भाई को एक ही बिजली के पोल पर एक साथ लटका दिया जाता है। तो ये बहुत दर्दनाक मौत होती है नजीबुल्लाह की, यहां पर तालिबानियों ने इनको मार दिया। अब एक छत्र राज हो गया तालिबानियों का यहां पर। अब स्थिति को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, एक एक स्टेप हम लोग धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब थोड़ी सी बातचीत हम लोग 1996 में बने तालिबानी सरकार की कर लेते हैं। तो तालिबान की जो सरकार थी अफगानिस्तान में, यह पूर्णतः धर्म आधारित सरकार थी। इनका मुख्य लक्ष्य था कि अफगानिस्तान में शरिया लॉ लागू किया जाए, और इसका पूरा समर्थन किया सऊदी अरब और पाकिस्तान ने। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने वैचारिक मदद के साथ साथ आर्थिक और सैन्य मदद भी इनको मुहैया कराई। ऐसा कहा जाए कि तालिबान के पनपने और पुष्पित पल्लवित होने में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने उर्वर भूमि दी तो गलत नहीं होगा। तो यहां पर आप देखते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने समर्थन किया, वहीं भारत ने इसका विरोध किया। भारत कभी भी तालिबान का समर्थक नहीं रहा है। इसी कारण आप देखते हैं कि 1999 में काबुल में भारतीय विमान का अपहरण हो जाता है। भारतीय विमान के अपहरण के साथ ही साथ आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे विचारधाराओं का भी उदय होता है जो भारत विरोधी होते हैं। अब देखिए यहां पर चूंकि तालिबान एक कट्टरवादी विचारधारा है, तो इसके सह में बहुत सारे और संगठन आतंकवादी पुष्पित और पल्लवित होते हैं, जैसे अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, इन सब का काफी वर्चस्व बढ़ता है तालिबान के दौर में। अब देखिए एक और यहां पर चीजें हमको समझनी होंगी कि उस समय रशिया में क्या हो रहा था। रूस के चेचन्या प्रांत में, आप देखते हैं कि अलगाववादी गुटों का उभार हो रहा था। वहां पर पृथकतावादी जो संगठन थे वो तेजी से बढ़ रहे थे, आतंकवादी गुटों का भी उभार हो रहा था, और इसका सीधा समर्थन किया था तालिबान ने। तालिबान इन सभी विरोधी गुटों का समर्थक था और इसने इनको मान्यता दे दी। अब एक घटना हो तो ठीक है, अब ऐसी एक और घटना आप देखिए यहां पर, जो भी आप देखते हैं यहां मध्य एशिया में जो भी देश हैं जहां पर ऐसे अलगाववादी संगठन या फिर आतंकवादी संगठनों का उभार हो रहा था, इन सभी को तालिबान ने सहायता देना शुरू कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि तजाकिस्तान हो या उज्बेकिस्तान हो, इन सभी में जो चरमपंथी गुट हैं, इन सभी को तालिबान ने समर्थन देना शुरू कर दिया था। अब दोनों तरह से रसिया के लिए यह बहुत मुश्किल का कार्य हो गया था कि तालिबान का समर्थन करे।
तो रसिया ने पूरी तरीके से तालिबानी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या आता है, एक बड़ा मोड़ आता है जब रसिया ने पूरी तरीके से अमेरिका का साथ दिया। 9/11 के हमले में, 9/11 के हमले के बाद अमेरिका द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई और रूस ने अमेरिका का साथ दिया। इसमें आप देखते हैं कि अमेरिका के से जो सैन्य गुट जाते थे, जो सैन्य गाड़ियां जाती थी, जो भी राशन सैनिकों के लिए जाते थे या फिर गोला बारूद जाते थे, वो रशिया के रास्ते से होकर जाते थे। तो रशिया ने बहुत मदद करी इसमें, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि अब अलकायदा यहां पर तालिबान जो है बढ़े। ठीक है, तो ये चीजें हो रही थी। देखिए अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ISAF द्वारा तालिबानी सरकार पर हमला कर दिया जाता है। और यह हमला क्यों होता है? क्योंकि 9/11 की घटना होने के बाद अमेरिका बदला लेना चाहता था तालिबानी सरकार से। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस सैन्य अभ्यास में कहीं भी कोई भागीदार नहीं था। भारत का इस अभियान से कोई भी लेना देना नहीं था। अब इस घटना के होने के बाद, तालिबान पर हमला होने के बाद, अमेरिका के सहयोग से हामिद करजई को वहां का नया राष्ट्रपति 2001 में बना दिया जाता है। हामिद करजई के राष्ट्रपति बनने में अमेरिका का बड़ा योगदान होता है। USA ने अपने जो है सहयोग से, अपने नेतृत्व में यहां पर हामिद करजई की एक लोकतांत्रिक सरकार बना दी। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी बातें हमको रशिया और अमेरिका के बीच की समझ लेनी चाहिए। क्या होता है यहां पर, 2011 की एक घटना है कि रशिया ने क्या किया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर जो है अपना अधिकार कर लिया। क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। क्रीमिया जो था वो यूक्रेन का हिस्सा था और इस अधिकार के बाद जो पूर्वी यूक्रेन था, यहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। और इस गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोप और USA, इन दोनों ने क्या किया, रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। और यही वो वक्त था जब रूस ने पहली बार तालिबान के लिए अपना दरवाजा खोला। पिछले 7 वर्षों में लगातार रूस ने तालिबान के साथ संपर्क अपना जो है बनाए रखा है। ये संबंध आधिकारिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये सेमी ऑफिशियल जरूर होते जा रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान देना है कि तालिबान और रशिया अब अमेरिका की वजह से, यूरोप के प्रतिबंध की वजह से, अब तालिबान के साथ रशिया का जो साठगांठ है वो बढ़ता जा रहा है। इसी साल जनवरी में ही आप देखें कि आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल जो है तालिबान का, वो मॉस्को में गया था और इनकी मीटिंग्स हुई थी। अब 2008 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के विषय में जान लेना चाहिए, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। 2008 में अमेरिका में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है, आर्थिक मंदी शुरू हो जाती है, रिसेशन यहां पर शुरू हो जाता है। अब अमेरिकन्स में एक मांग उठती है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही है और अमेरिकन्स के जॉब जा रहे हैं, तो अमेरिका अब जो भी खर्चे विदेशों में सहायता के तौर पे करता है, वो अमेरिका पर पड़ने वाला एक बोझ है, अब उसको कट कर देना चाहिए। और जो भी संसाधन है उन सभी का इस्तेमाल अमेरिका के भलाई के लिए होना चाहिए, अमेरिका के विकास के लिए होना चाहिए। तो ये दबाव अमेरिका की सरकार पर पड़ रहा था, अंतर्मुखी विदेश नीति का दबाव अमेरिका पर पड़ रहा था। और 2008 में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी कि 2008 में चीन का प्रभाव बहुत तेजी से एशियाई प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहा था। अब देखिए ये दोनों अवॉइड नहीं किए जा सकते थे, दोनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो अब हो क्या रहा है कि 2011 में बराक ओबामा ने पुनर्संतुलन की नीति अपनाई, एशिया के पुनर्संतुलन की नीति अपनाई। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, पुनर्संतुलन की नीति में एशिया के इन्होंने चाइना को संतुलित करने के लिए, चाइना के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी एशिया से अपनी सेना को हटाकर ये प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना लगाने की बात कर रहे थे। तो यहां पर देखते हैं आप कि अफगानिस्तान, जिसको पश्चिमी एशिया में ही आता है अफगानिस्तान, तो पश्चिमी एशिया से
अपनी सेना को हटाकर ये प्रशांत क्षेत्र में नौसेना डिप्लॉय करना चाहते थे। और दूसरी बात यह कि जो भी प्रशांत क्षेत्र में नए भागीदार हो सकें उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं। अब चूंकि चाइना को काउंटर करना था, 2008 में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो 2011 में बराक ओबामा ने यह निर्णय लिया कि एशिया में फिर से संतुलन की नीति अपनानी चाहिए। अब उसी सिलसिले में इन्होंने क्या किया, पश्चिमी एशिया से अपनी सेना हटाने की बात कही और प्रशांत क्षेत्र में अपनी सेना को लगाने की बात कही। तो और दूसरी बात यह कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी नए भागीदार इनके साथ आ सकें उन सभी को साथ लाया जाए। अब आप देखेंगे कि भारत को बहुत तेजी से अमेरिका अपनी तरफ लेकर आएगा, क्योंकि अमेरिका को अब ये पता है कि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ भारत कर सकता है। जापान, भारत, ये सारे देश मिलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखता है अमेरिका, और अमेरिका यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसके बाद से करना शुरू कर देता है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अमेरिका ने स्टेप वाइज अपनी सेना को पश्चिमी एशिया यानी कि अफगानिस्तान से निकालने का फैसला ले लिया, और इन्होंने कह दिया कि अब हम स्टेप वाइज अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से वहां से निकालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके अपनी सेना वहां से हटा लेंगे और अब प्रशांत क्षेत्र में अपनी सेना लगाएंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, 2013 में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। 2013 में इराक व सीरिया में अब देखेंगे कि ISIS का उभार बहुत तेजी से हो रहा है, और यहीं अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है। अब क्या होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबान का उभार बहुत तेजी से होगा तो अमेरिका अब अफगानिस्तान से अपनी सैन्य वापसी नहीं कर पाएगा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें हो रही हैं वहां पर। अब 2014 की बात आती है। 2014 में नई सरकार बनती है, राष्ट्रीय एकता सरकार। यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे अशरफ गनी और अब्दुल्ला में यहां पर बहस छिड़ जाती है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब ये क्या करते हैं, यहां पर चूंकि ये गठबंधन की सरकार बनती है यहां पर, तो अशरफ गनी जो है यहां पर राष्ट्रपति बनाए जाते हैं और एक नया पोस्ट बनाया जाता है, CEO का पोस्ट। अब्दुल्ला को CEO बनाया जाता है, और यह USA ने एक नया पोस्ट बनाया और जिसको कहा एक नए पद का निर्माण हुआ, जिसको CEO कहा गया, अफगानिस्तान का CEO, और अब्दुल्ला को वहां का CEO नियुक्त कर दिया गया। आप यहां देख रहे हैं ये अशरफ गनी है, और यहां पर आप देख रहे हैं अब्दुल्ला है जो अफगानिस्तान के CEO थे, ठीक है। और ये नया पोस्ट था, पहली बार अफगानिस्तान में कोई CEO बन रहा था, और अशरफ गनी को राष्ट्रपति बना दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गया था राष्ट्रपति पद को लेकर, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर एक नीति अपनाते हैं अशरफ गनी, जो इनकी विदेश नीति होती है उसमें यह पाकिस्तान को अपना भाई कहते हैं और भारत को यह मित्र कहते हैं। तो यहां पर यह साफ हो जाता है कि ये भारत के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाले थे, और अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भाई भाई का जो है रिश्ता जो है शुरू करने वाला था। तो ये चीजें यहां पर होने लगती हैं। यहां से विदेश नीति अशरफ गनी की जो है साफ हो जाती है। खैर, अशरफ गनी भारत के साथ बहुत जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं अफगानिस्तान के साथ अशरफ गनी की सरकार जब तक रही, ठीक है। अब तो अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं, अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर 2015 में अफगानिस्तान में हमलों में वृद्धि हो जाती है। यहां पर देखें कि भारत के दूतावास पर आतंकवादी हमला होता है काबुल में, और अफगानिस्तान संसद पर भी आतंकी हमला यहां पर होता है। सलमा बांध जो कि भारत ने बनाया था, यहां आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भारतीय दूतावास है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये भारतीय दूतावास है। और सलमा बांध जो भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में बना, इस पर भी हमला हुआ। तो ये सारे हमले यहां पर हो रहे हैं। दक्षिण अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो तालिबान बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। ये अगर अफगानिस्तान है तो नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे यहां पर तालिबान बहुत तेजी से मजबूत हो रहा था। तो ये सारी चीजें वहां पर घट रही हैं। अब 2017 में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की एक नई नीति आती है, जिसमें इन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान को दूसरा सीरिया इराक नहीं बनने देना है। मतलब यहां पर आतंकवाद को किसी भी कीमत पर कंट्रोल करना है,
और खुले तौर पर अमेरिका ने कह दिया कि जो भी यहाँ पर आतंकवाद है उसका मुख्य कारण पाकिस्तान है, पाकिस्तान आतंक का शरण स्थल है और भारत को सुरक्षा प्रदायक के रूप में अमेरिका ने दिखाया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चूंकि अमेरिका चाहता था कि सैन्य वापसी हो, इस वजह से अमेरिका ने कहा कि सैन्य समाधान इसका नहीं हो सकता है, राजनीतिक समाधान ही इसका होगा, मतलब वार्ता करके ही इसका जो है हल निकाला जा सकता है। खैर, तत्कालिक तौर पर वहां पर अपनी सेना में वृद्धि करी थी अमेरिका ने। अब यहां पर अच्छे तालिबान से वार्ता यहां पर करना शुरू किया अमेरिका ने। अच्छा तालिबान वो तालिबान है जो अफगानिस्तान का विकास चाहता है और देशों के साथ मिलकर, और बुरा तालिबान वो है जो वहाँ पर शरिया लॉ लाना चाहता था और जो वहाँ पर आतंकवाद फैलाना चाहता था। खैर, भारत ने तालिबान में कोई फर्क नहीं किया है, ना अच्छा तालिबान ना बुरा तालिबान, तालिबान तो तालिबान है। आतंकवाद कभी दो श्रेणियों में बांटकर नहीं देखा जा सकता, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। भारत का जो स्टेटमेंट है वो यही है। ठीक है, अब अमेरिका ने यहां पर अच्छे तालिबान से वार्ता शुरू करी और 2019 में ट्रंप सरकार ने क्या किया, चूंकि इनकी सरकार का अंतिम दौर था इनके सरकार का, तो ये चाहते थे कि जनता को कुछ दिखाया जाए कि उन्होंने क्या क्या किया, जो इन्होंने घोषणाएं करी थी राष्ट्रपति बनते समय उन्होंने पूरा किया या नहीं। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वादा किया था अपनी जनता से कि हम अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे, और 2019 में इन्होंने अचानक वार्ता के अंत की घोषणा कर दी। जो भी तालिबान से वार्ता हो रही थी, इसके अंत की घोषणा अचानक ट्रंप सरकार ने कर दी, ट्रंप राष्ट्रपति ने कर दी, और बिना किसी परिणाम तक पहुंचे सारी वार्ताएं खत्म कर दी। अब देखिए हो क्या रहा है, अमेरिका अपनी सेना वापस बुला रहा है और अमेरिका की सेनाएं जैसे जैसे वहां से जा रही हैं, इसी जो है क्रम में तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव अभी आप देख रहे हैं कि तालिबान ने काबुल में प्रवेश के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है। यहां पर क्या किया, राष्ट्रपति भवन में घुसकर राष्ट्रपति भवन पर भी पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया और अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह देश छोड़कर चले गए हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि देश की भलाई के लिए, अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने देश को छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए, यहां पर एक परिषद का गठन किया गया है जिसमें हामिद करजई भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी हैं, शांति वार्ता के प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं ये। तो ये और हैफ्स इस्लामी पार्टी के नेता गुलबुद्दीन, यह तीनों मिलकर हस्तांतरण पर काम कर रहे हैं और सत्ता का हस्तांतरण मुल्ला बरादर के हाथ में हो सकता है। मुल्ला बरादर अब वहां के नए जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं, तालिबानी राष्ट्रपति होंगे ये। तो ये सारी चीजें अभी तक की जो वहां पर घटनाएं घटी, यहां पर मैंने कवर कर दी हैं। अब हालिया कुछ घटनाओं को और जान लेना चाहिए जो भी फिलहाल में घटित वहां पर हो रही हैं। तो यहां पर एक एक करके उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो 17 अगस्त के एक ट्वीट में वहां के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि अब वे नए राष्ट्रपति हो गए हैं अफगानिस्तान के संवैधानिक तौर पर। चूंकि राष्ट्रपति अब वहां पर उपस्थित नहीं है, राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है, तो इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वह केयर टेकर प्रेसिडेंट हो जाता है। इस वजह से अब संवैधानिक तौर पर वहां का जो राष्ट्रपति है वो मैं हो गया हूं। तो अमरुल्लाह सालेह ने ऐसा ट्वीट किया। तो फिलहाल ये अलग बात है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और इनकी बात को कोई मानने वाला है नहीं, तो ये कहते रहें, इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़ का आर्टिकल भी है कि अफगानिस्तान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह क्लेम ही इज द न्यू केयर टेकर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 17 तारीख की बात है जब इन्होंने ये बात कही। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर एक और घटना हम लोग को और जान लेनी चाहिए, भारत के संदर्भ में है। भारत के लिए अफगानिस्तान ने जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, तालिबान हैज स्टॉप्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू इंडिया थ्रू पाकिस्तान ट्रांजिट रूट्स। पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से जो भी यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सारा का सारा अफगानिस्तान ने बंद कर दिया है। देखिए, और एक अंतिम बात और जरूरी बात कि 31 अगस्त तक अमेरिका ने यह वादा किया था कि वो अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकाल लेगा, और इसी बीच तालिबान ने अमेरिका को धमकी भी दिया है कि अगर वो अपनी सेनाओं को 31 अगस्त तक नहीं निकालता है
तो आगे की कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार रहे। खैर, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा कि वहाँ से सारी सेनाओं को निकाला जा सके। चूँकि देखिए, तालिबान क्या चाहता है कि पूरे अफगानिस्तान पर उसका शासन हो, और यहाँ पर जहाँ पर अमेरिकन सेना है या फिर जो भी नाटो की सेना है, नेशनल अलायंस की सेना है, वहाँ पर अभी अफगानिस्तान का शासन नहीं हो पाया है। और तालिबान चाहता है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से ये सेनाएं निकलें और यहाँ पर भी तालिबान अपना शासन कर ले। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, इस वजह से तालिबान चाहता है कि जल्दी से जल्दी अमेरिका की जो सेना है वो यहाँ से निकल जाए। तो ये रही जो अभी तक की करंट घटनाएं हैं, हालिया घटनाएं हैं। इन सभी में जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने कवर कर लिए हैं आपके साथ। अब भारत के साथ जो संबंध रहे हैं जो अफगानिस्तान के संबंध रहे हैं, इनको समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, भारत अफगानिस्तान के वर्तमान संबंध के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान में भारत अवसंरचनात्मक विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। 116 से अधिक परियोजनाओं पर भारत वहां कार्य कर रहा है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे हिरांत प्रांत में आप देखेंगे वहां पर सलमा बांध का निर्माण किया है भारत ने। विद्युत परियोजना है, इसको मित्रता बांध भी कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, हिरांत जो प्रांत है वहां पर ड्रग्स की तस्करी बहुत अधिक होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अफगानिस्तान का जो संसद भवन है, फिलहाल इस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, इसका भी निर्माण भारत ने कराया था। ठीक है ना। और यहाँ पर काबुल में हबीबी स्कूल का निर्माण, वहाँ के शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने हबीबी स्कूल का भी निर्माण कराया। ठीक है ना। सहतूत बांध व पेयजल परियोजना का भी निर्माण भारत ने यहाँ पर किया है। ऐसे बहुत सारी परियोजनाओं पर भारत ने कार्य किया। मैंने बताया 116 से अधिक परियोजनाओं पर भारत ने वहाँ कार्य किया। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी बात है कि अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबी जरांस देलराम राजमार्ग का निर्माण कराया। यहाँ आप देख सकते हैं जरांस देलराम राजमार्ग का निर्माण कराया। और जरान से देलराम, ये देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से जरान से देलराम, ये जो है निर्माण कराया। अब इसको जो है यहाँ से चाबहार तक लाने की योजना है। ठीक है ना। इसको चाबहार तक लाना चाहते हैं। चाबहार में बंदरगाह है जहाँ पर भारत का भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चाइना ने भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, यहाँ कौशल विकास का कार्य कर रहा है। सैन्य प्रशिक्षण भारत यहाँ पर दे रहा है। और कृषि के क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य वहाँ पर पहल कर रहा है भारत। वहाँ पर अफगानिस्तान को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत बहुत सारे कार्य वहाँ कर रहा है। ठीक है ना। तो अफगानिस्तान में खनन के लिए राष्ट्रीय संस्था का निर्माण भारत ने किया है। ठीक है ना। तो शिक्षा व स्वास्थ्य पर वहाँ कार्य कर रहा है। वहाँ की रक्षा कूटनीति पर भारत ने काफ़ी कार्य किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 Mi-25 हेलीकॉप्टर्स भारत ने उनको दिए हैं। सर्विलांस ड्रोन वहाँ पर उनको दिया है सर्विलांस के लिए। तो भारत ये सारे कार्य अफगानिस्तान के लिए कर रहा है। अब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि भारत की अफगानिस्तान की नीति क्या है और क्या भारत को तालिबान से वार्ता करनी चाहिए। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और इस क्लास को औरों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप और माध्यमों से भी कोचिंग जंक्शन से जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम से जुड़कर रेगुलर क्विज़ेज जो होती हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टाइम टेबल या फिर जो भी स्कीम्स आती हैं उन सभी की जानकारी है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ सकते हैं और बाकी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।